हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए चलते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने नेचर ऑफ अर्थ के बारे में कुछ इमेजिन किया है। डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल। तो क्या या तो आप इसे इमेजिन करते हैं कि क्रिकेट की जैसी बॉल होती है वैसी ये सॉलिड है, या ये हॉलो बॉल है जो जिसका कि कवर जो है ना वो क्या है, थिक कवर ऑफ रॉक्स है, विद अ थिक कवर ऑफ रॉक्स, दैट इज लिथोस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। क्या ये ऐसा है। हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स, क्या आपने कभी इसकी फोटोग्राफ्स देखी हैं या इमेजेस देखी हैं कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे हो रहा है। तो वोल्केनिक इरप्शन हम कहाँ देखेंगे, टीवी स्क्रीन पर के। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है। क्या आपने कभी रिकलेक्ट किया है एमर्जेंस ऑफ हॉट मॉल्टेन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हॉट मॉल्टन लावा जो है वो निकल रहा हो। तो कभी कुछ ऐसा देखने को मिला है। तो इन चीज़ों को इमेजिन करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हॉट मॉल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, मैग्मा। आगे चलते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, इसको समझने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर ही भरोसा करना पड़ा है। इनको मतलब अगर आप करेंगे, इनडायरेक्ट एविडेंसेस को देखेंगे, एज नीदर एनी वन हैज़ नॉर एनी वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि देखिए हम जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस ही देख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट इसके कोर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ को अगर समझना है तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस को ही देखना होगा। कॉन्फ़िगरेशन जो अगर हम देखें कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो लार्जली जो हमें कैसा देखने को मिलता है, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ प्रोसेसेस जो चले हैं उसकी वजह से। अब ये जो अर्थ के इंटीरियर में जो आपके कुछ प्रोसेस ऑपरेट हुए हैं जिसकी वजह से आपको अर्थ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ये जो आपके प्रोसेसेस हैं एक्सोजेनिक, जो मतलब बाहरी तौर पर जो आपके कुछ फैक्टर्स ने काम किया है, एज वेल एज एंडोजेनिक, कुछ प्रोसेस आपके अंदर इसके इंटीरियर में काम कर रहे थे जिसकी वजह से ये जो आपको शेप देखने को मिली है लैंडस्केप की वो है। ओके, अब प्रॉपर तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्सोजेनिक तो है ही, एंडोजेनिक प्रोसेसेस का भी इसमें आपको रोल प्ले देखने को मिलता है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें कि फिजियोग्राफिक कैरेक्टर जो है इस रीजन का या किसी रीजन का अर्थ पे, वो इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप इसके एंडोजेनिक प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। मतलब कहीं का भी आपको फिजियोग्राफी देखनी है तो इंटीरियर में या एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से क्या उसके इफेक्ट्स पड़े हैं ये आपको देखना ही पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे, फिजियोग्राफी से, कि आप किस रीजन में रहते हैं ना उसका बहुत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फोर्सेस, आपका जो लैंडस्केप है ये बनने में किस किस फोर्स ने कितना उसको इन्फ्लुएंस किया है, किसने कितना काम किया है। तो इन्हीं सबको समझने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपकी जो अर्थ है वो शेक करती है, जब भी सुनामी आती है तो वो शेक करती है। ऐसा क्यों है, क्या ये ज़रूरी है कि हम इन सभी डिटेल्स को जानें। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ को अगर आपको देखना है तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या किया, आपने देखा कि अर्थ कैसे बनी है ना। तो अर्थ के फॉर्मिंग मटेरियल ने किस तरह से काम किया है बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। आपकी अर्थ जब बनी तो हमने क्या देखा, जो सबसे भारी था वो सबसे अंदर कोर में चला गया, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर। तो इस तरह से क्रस्ट से लेके कोर तक कैसे बना ये हमने आपके सेकंड चैप्टर में अभी देखा। और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्या बहुत अच्छा भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा कि साइंटिस्ट जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है इन लेयर्स के बारे में और इन लेयर्स का क्या क्या कैरेक्टर्स है उसके बारे में। तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि आपके इस चैप्टर में हम कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे साइंटिस्ट बताते हैं। तो अर्थ का जो रेडियस है ना वो कितना है, 6370 किलोमीटर। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, आज तक कोई नहीं पहुंचा है। एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल्स। क्यों? क्योंकि आप अगर अर्थ के कोर तक जाते तो आप वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करते, वहाँ का मटेरियल कलेक्ट करते और हमें बताते कि वहाँ पर क्या है, पर ऐसा नहीं हो पाया है अंडर सच कंडीशन। अब इस तरह की कंडीशन है कि जब वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया तो हमें कैसे पता कि वहाँ क्या है। तो आपको ये जानकर वंडर होगा, मतलब आश्चर्यचकित भी लगेगा कि साइंटिस्ट फिर भी हमें बताते हैं क्या कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, किस टाइप के मटेरियल से वो बना है, वो कैसे, किस डेप्थ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सा मटेरियल मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताते हैं? साइंटिस्ट बनाते हैं। कैसे बताते हैं? तो ये जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस है ना, उन्हीं के बेसिस पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा हमारी नॉलेज है ना, जो हमारे पास नॉलेज हमारे पास आई है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, ये सिर्फ एस्टिमेट्स है किसका? इन्फ्रेंसेस का। किसका? एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस का। तो येट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटीरियल। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो हम फिलहाल तक अभी ऐसा कुछ नहीं देख पाते हैं। तो चलिए ज़रा आगे करते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें, अब हमने ये तो कह दिया डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, इनडायरेक्ट नहीं पता चल, मतलब इनडायरेक्ट एविडेंसेस से पता चल रहा है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या है। कि मोस्ट अवेलेबल, मतलब ईजिली जो अवेल हो जाता है आपको, वो क्या है कि सॉलिड अर्थ मटेरियल, जो आपका अर्थ का सरफेस है वो किसका बना है? रॉक्स का बना है। रॉक्स कौन सी? जैसे कि हम जब माइनिंग करते हैं उन एरियाज में जो हमें रॉक्स मिलती हैं। अब आप जैसे देखें कि आप माइनिंग करने के लिए भी जो गए हैं ना, तो जैसे साउथ अफ्रीका में जो आपकी गोल्ड माइंस हैं वो कितनी गहरी हैं? तो 3 से 4 किलोमीटर। वैसे देखो तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन आप कहाँ तक पहुँचे? क्रस्ट के भी बिल्कुल ऊपर के हिस्से तक ही हैं अभी भी। तो गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। इससे ज़्यादा गहराई तक जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आप गहराई में जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाता है, वो बहुत गर्म है। Besides mining, scientists have taken up a number of projects. अब उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिससे वो क्या करते हैं? अर्थ में पेनिट्रेट करते हैं, डीपर डेप्थ में जाने के लिए, और एक्सप्लोर करते हैं कि क्रस्ट के पोर्शन की क्या कंडीशन है। तो डीपर डेप्थ में जाके वो क्या करते हैं? पेनिट्रेट करके देखते हैं। साइंटिस्ट जो है आपके वर्ल्ड के, मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के, वो इस पे काम कर रहे हैं। 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए। एक तो है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो डीपेस्ट ड्रिल आज तक कितनी हुई है, कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी कोला में, और ये कोला कहाँ है? आर्कटिक ओशियन में। ठीक है जी। आर्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक ऊपर है। ओके। हैज सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। वहां पर भी आप गए हो ना, तो 12 किलोमीटर तक गए हो। तो दिस एंड मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये ना समझें कि इससे कुछ नहीं मिला है, बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिली है। और यहाँ पर जो हमें मटेरियल मिलता है ना, उससे हमें डिफरेंट डेप्थ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो आपके अनदर सोर्सेज जो आपको मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक तो हो गया कि आप ड्रिलिंग वगैरह करके देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें भी बहुत सारा अंदर से चीज़ें, गैसेस, पानी और आपका मटेरियल सब बाहर आता है, तो वो भी आपका एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। तो वोल्केनिक इरप्शन क्या है? आपका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, क्योंकि आपको पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर से निकल रहा है, तो आपको पता चलेगा ना कि अंदर क्या है, वहीं से बाहर आ रहा है ना। तो एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं। जबकि ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? कि द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा, की मतलब वो कितनी डेप्थ से आ रहा है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी, मतलब फिर भी अभी थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई अर्थ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो कहाँ से आई है? तो वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से आई है, मतलब ज़्यादातर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो चलिए ज़रा इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपका जो इंटीरियर के बारे में इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो इनडायरेक्टली हमें मतलब मिलती हैं मैटर से। वी नो क्या कि माइनिंग एक्टिविटी जो होती है ना, उससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। तो जितना आप डीपर डेप्थ में जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये तो हमें पता चल चुका है। मोरओवर इट इज ऑल्सो नोन क्या? दैट द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेज द डेप्थ। कि आप जितना मतलब अंदर जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी क्या है? जितना अंदर जा रहे हैं, जितना डीप में जा रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी क्या हो रही है? जितना डेप्थ में जा रहे हैं उतना इंक्रीज हो रही है। तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। इससे आपके लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज आप देख सकें कि इनके कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जितना आप थिकनेस देखेंगे अर्थ की, अगर आप टोटल थिकनेस अगर अर्थ की देखें तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया है कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिफरेंट डेप्थ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। ओके,
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो हम चलते हैं आगे। डिटेल्स में अगर हम देखें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को विद रेफरेंसेस ऑफ ईच लेयर, हर लेयर के जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ना, तो इंटीरियर में जितना आप जाओगे तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर में। ओके, तो हम ज़रा आगे देखें और क्या क्या सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन के। तो एक तो है आपका मीटियोर्स। ये जो मीटियोर्स आपके अर्थ पे आते हैं, गिरते हैं, तो ये भी हमें बताते हैं कि ये जो मटेरियल आया दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेटियोर्स। तो आपके वो किस मैटर से बना है ये भी हमें पता चलता है ना। और डेफिनेटली ये क्या है कि इससे ये तो पता चल रहा है कि मीटियोर जो है ये किसके बने हैं, लेकिन ये इंटीरियर ऑफ अर्थ से नहीं आ रहे। तो मटेरियल और जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं ना आप मीटियोर्स का, ये भी लगभग आप जब इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है लगभग वैसा ही है जैसे कि आपका अर्थ का मटेरियल है। ये भी सॉलिड बॉडीज हैं और ये डेवलप कैसे हुई हैं, डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। तो जब हम मीटियोर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी लगभग हमारे जैसे ही मैटर से या मटेरियल से बनी है। तो हेंस इससे क्या पता चलता है, दिस बिकम्स येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि आज इससे भी आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो आप मीटियोर्स को भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं। और जो लेकिन मीटियोर्स किस में आ रहा है, इनडायरेक्ट सोर्स में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और जो आपका इनडायरेक्ट सोर्स है ना वो क्या है, तो इसमें आती है आपकी ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटीज। ये रोल प्ले करती हैं इनडायरेक्ट सोर्स में। ठीक है, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे ये सेम नहीं है हमारे सरफेस पे। ये जितना बढ़ती है, जितना आप पोल की तरफ जाते हो उतना आपकी ग्रेविटी बढ़ती है, और जितना आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं ये आपको कम देखने को मिलती है। तो क्या है, ये कह रहे हैं ये क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर। क्यों, क्योंकि आपका जो सेंटर है ना इक्वेटर पे, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सेंटर से जो आपका डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू पोल। क्योंकि आपको पता है इक्वेटर हमारा बड़ा है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड ही आपकी इक्वेटर है। तो वही वो कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो एक बार मैं चाहूँगी इसे रिपीट कर लेते हैं कि ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे आपको क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है आपके सरफेस पे। क्यों, इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स, आपके ये पोल्स पे ये ज़्यादा है और लेस होती है इक्वेटर पे। इसका रीज़न है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। भाई ये लाइन याद रख लेना, कभी पेपर में आके सेम एज इट इज़ ऐसे पूछ लें तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल। आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मास ऑफ मटेरियल कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटेरियल आपके अर्थ पे, ये तो आपको पता है। तो अर्थ के अंदर भी इसका इन्फ्लुएंस आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर भी आपको पता है कि मटेरियल की डेंसिटी जगह जगह पर अलग अलग है। तो जहां पर जैसी डेंसिटी है वैसी ही आपको ग्रेविटी देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस। आप जब रीडिंग लेते हैं ना ग्रेविटी के डिस्टेंस प्लेसेस की, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करती है और इसके साथ साथ और फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी कैसी होगी। जैसे कि और ये जो आपको जगह जगह पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है ग्रेविटी में कि कहीं पर कितनी ग्रेविटी है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। और एक तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई मास कैसा है मटेरियल का। तो ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना ग्रेविटी का, इसको कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली। तो यही जो कह रहे हैं कि सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमलीज जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं क्या, कि कहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल है। ओके, इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के क्रस्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है मटेरियल का वो कैसा है। ग्रेविटी की बात कर ली, अब चलते हैं मटेरियल सर्वे, मैग्नेटिक सर्वे की तरफ। तो मैग्नेटिक सर्वे क्या है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आप क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल है आपके क्रस्टल पोर्शन में कहाँ पर कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो जब आप मैग्नेटिक सर्वे करते हैं तो आपको पता चलता है। और ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पर कैसा मटीरियल है। तीसरा है आपका सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी भी आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करती है, कि इससे आपको पता चलता है कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, कैसा है। तो अब ये क्या है, अब मतलब सिस्मिक एक्टिविटी का वो हम कैसे, ये हमें बताती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो ये हम देखेंगे अर्थक्वेक में। क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक ही तो देखा जाता है सिस्मिक एक्टिविटी से। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स जो है ये हमें बताती है, एक कंप्लीट पिक्चर देती है कि आपका जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है। ओके,
अर्थक्वेक जो है सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो वो क्या है, अर्थ जो है आपकी शेक कर रही होती है, तो इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। ये एक नेचुरल इवेंट है ऑफ कोर्स, और ये इसमें क्या होता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिससे वो जनरेट करती है वेव्स को, और ये जो वेव्स हैं ये सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं, ठीक है। और इन्हीं वेव्स को हम कैसे मापते हैं, इनको हम सिस्मिक वेव्स के थ्रू, इनको हम सिस्मिक वेव्स का नाम देते हैं। और चलते हैं आगे कि आपकी अर्थ शेक क्यों करती है। आपको पता है अर्थ में क्या है, फॉल्ट्स हैं, ये डिफरेंट प्लेट से बनी है, इसके बीच में फॉल्ट्स हैं, तो उन फॉल्ट्स के बीच से क्या है, जब ये आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो वही वो कह रहे हैं कि द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग अ फॉल्ट, कि फॉल्ट के पास एनर्जी रिलीज हो रही है। ये फॉल्ट जो है ये क्या है, शार्प ब्रेक होते हैं, क्रिस्टल रॉक है इसमें शार्प ब्रेक्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट, जब फॉल्ट के पास जो रॉक्स है वो मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह की एक्टिविटी होगी। एज द ओवरलॉइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, मतलब वो एक दूसरे को प्रेस कर रही है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से वो लॉक करेंगी और वहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। तो एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, वो प्रेस करती है और उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और वो एक दूसरे को लॉक करती हैं। इसी तरह से हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट, ये एक दूसरे से दूर भी जाना चाहते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन, और जब ये दूर जाते हैं तो इनका ये फ्रिक्शन जो है इससे ये ओवरकम कर जाते हैं। तो इसी का रिजल्ट क्या होता है, द ब्लॉक्स गेट डीफॉर्म, जो आपके ब्लॉक्स है ना ये डीफॉर्म हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली, और एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं। दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसकी वजह से क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, अब यही जो एनर्जी रिलीज हुई ना ये हर डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये कह रहे हैं कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज, जहां से ये एनर्जी रिलीज हो रही है उसे कहते हैं फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस, जहां से आपका अर्थक्वेक मतलब आ रहा है, और इसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। ऑल्टरनेटिवली इसे हाइपोसेंटर भी कह दिया जाता है, फोकस या हाइपोसेंटर। एनर्जी ट्रैवल कर रही है आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करके आपके सरफेस तक पहुंचती है। तो जहां से ये फोकस से निकली और ऊपर जो ये पहुंची आपके अर्थ पे, तो नीचे से जैसे निकली है और ऊपर पहुंची है, तो जहां ये पहुंचती है ना सबसे पहले उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं, एपी सेंटर। और पहली बार जहां पर एक्सपीरियंस किया जाता है इन वेव्स को, और यही वो पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस के ठीक ऊपर होती है। तो इट इज पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। तो नीचे जो था वो फोकस था, ऊपर जो है अर्थ के ऊपर जहां पर इसे फील करेंगे वो है आपका एपी सेंटर। आई होप आपको ये चीज अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं वेव्स की कि अर्थ के वेव्स क्या है। जितने भी आपके नेचुरल अर्थक्वेक्स जो है ना आपके लिथोस्फीयर पे आ रहे हैं, तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। अब हम इसके में अब आप क्या देखते हैं कि हमने लिथोस्फीयर तो बहुत कर लिया, अब देख लेते हैं कि आपकी लेयर्स कौन कौन सी हैं अर्थ में, ठीक है जी। तो सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर। तो हम लिथोस्फीयर किसको कह रहे हैं, कि जहां आप खड़े हैं वहां से 200 किलोमीटर को हम क्या कह रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और एक इंस्ट्रूमेंट जो कि इन वेव्स को मापता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, कि आपके अर्थ के सरफेस में वेव्स आई उनको जो मापता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, जो कि आपकी इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, आपका ये किस तरह का कर्व बनेगा, तो ये 3.1 फिगर में दिया है, अभी हम आगे देख लेंगे। ये नोट दैट द कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन, ये आपको 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन मतलब 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ये आपको बता रहा है, जो कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के पैटर्न बताता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक वेव्स जो है ना इनको हम 2 टाइप की वेव्स में देखते हैं, एक तो है बॉडी वेव्स, दूसरा है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। अब ये बॉडी वेव्स क्या है, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, कि फोकस पे जो एनर्जी रिलीज हुई और जो जनरेट हुई और फिर वो आगे बढ़ी, जो कि सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है अर्थ पे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉडी वेव्स। क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स। ध्यान रखना, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की बॉडी में मूव करते हुए डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, फोकस से निकली और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, उसे कहते हैं बॉडी वेव्स। हेंस द नेम बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स। अब ये क्या करेगी, बॉडी वेव्स जो है सरफेस से इंटरैक्ट करेंगी, रॉक से इंटरैक्ट करेंगी एंड नई एनर्जी जनरेट करेंगी, नई सेट ऑफ वेव्स को जनरेट करेंगी, जिसे हम कहते हैं सरफेस वेव्स। क्या कहते हैं, सरफेस। पहले चली फोकस से बॉडी वेव्स, अर्थ की बॉडी से वो ट्रेवल करती हुई जा रही है और अर्थ के सरफेस पे रॉक पे आई और उसने नई वेव्स को जो है जनरेट किया है, उसे कहते हैं हम सरफेस वेव्स, ठीक है। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, अब ये मूव करती हैं सरफेस पे और वेलोसिटी जो है इसकी
वेव्स की ये चेंज होती रहती है कि जिस मटेरियल से जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ वेव वॉज एज चेंजेस दे ट्रेवल थ्रू मटीरियल, कि वो किस तरह के मटीरियल से चल रही है, ठीक है। तो उसी जितने डेंस मटीरियल से जाएगी वैसे वैसे वो स्पीड चेंज करती जाती है। डेंसर द मटीरियल द हायर इज द वेलोसिटी, तो जितने डेंस मटीरियल से जाएगी उसकी स्पीड उतनी बढ़ रही है। ये ध्यान रखना, सिस्मिक वेव्स की ये क्या कहेंगे कैरेक्टर है उसका ये। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है व्हेन कमिंग अक्रॉस मटीरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। तो वही वो कह रहे हैं कि डेंसर मटीरियल से गई डेंसर वेलोसिटी मतलब हायर वेलोसिटी हो गई, और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है कि ये रिफ्लेक्ट करती है, ये रिफ्रैक्ट करती है। कब? जब ये किस तरह के मटीरियल से मतलब कितने डिफरेंट मटीरियल से या किस डेंसिटी के मटीरियल से ये ट्रैवल कर रही है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जो सरफेस वेव्स है ना, इनको हम कहते हैं पी वेव्स, एस वेव्स। अराइवल के टाइम पर प्राइमरी वेव्स हैं, फिर ये एस वेव्स है, एंड देन है सरफेस वेव्स, ठीक है। तो बात करते हैं बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स सबसे पहले हमने देखी तो वो क्या है, बॉडी वेव्स होती है पी एंड एस। पी फॉर प्राइमरी जो कि सबसे पहले चली, एंड एस जो है वो सेकेंडरी है। पी वेव्स के बाद सेकेंडरी वेव्स आती हैं, ठीक है। तो दे कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स, किनको? बॉडी वेव्स को हम कह रहे हैं। पी वेव्स काफ़ी तेज़ी से मूव करती हैं और ये सबसे पहले अराइव होती, मतलब सबसे पहले पहुंचती है आपके सरफेस पे, और इन्हीं को कहते हैं हम पी वेव्स। का सिंपल मतलब क्या है? प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स ठीक उसी तरह से ट्रैवल करती हैं जैसे कि साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। ये तीनों मीडियम से ट्रैवल करती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों से ट्रैवल करेगी। अब बात करते हैं एस वेव्स की। एस वेव्स जो हैं ये जब सरफेस पे आते हैं तो ये पी वेव्स के बाद आते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा, ओके। तो सेकेंडरी वेव्स जो हैं इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो पी वेव्स के बाद ये आपकी आती हैं। इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एस वेव्स जो हैं दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, जबकि पी वेव्स तीनों में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन ये जो एस वेव्स हैं ये सॉलिड में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और ये जो एस वेव्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट को हेल्प कर रही हैं ये जानने में कि इंटीरियर ऑफ अर्थ आपका कैसा है। कौन हेल्प कर रहा है? एस वेव्स, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव टू रीबाउंड। तो ये अगर रिफ्लेक्शन होगा उसमें तो ये वेव को रीबाउंड करेंगी, और वहीं अगर रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। वेरिएशन की अगर हम बात करें, वेरिएशन इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ पर आप सबसे बाद में क्या देखते हैं? आप देखते हैं इनको, सरफेस वेव्स को, ओके। और सरफेस वेव्स तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये क्या करती हैं? रॉक्स को डिस्प्लेस भी कर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं स्ट्रक्चर्स को, मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह को भी ये तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये काफ़ी विनाशकारी होती हैं। तो ये था आपका पी वेव्स, एस वेव्स के बारे में। बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स की। तो क्या प्रोपगेशन है भाई इनका? तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, डिफरेंट मैनर में ट्रैवल करती हैं। एज दे मूव और प्रोपगेट, जैसे ये प्रोपगेट करती, जैसे ये मूव करती हैं, दे कॉज वाइब्रेशन। ये क्या करती हैं कि रॉक्स में ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है जी। और जहाँ से भी ये पास होंगी वहाँ पर ये वाइब्रेट करेंगी। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पी वेव्स जो वाइब्रेशन करेगी ना, तो जहाँ जहाँ से पी वेव जा रही हैं उसके पैरेलल में, मतलब जैसे जैसे वेव जा रही है वैसे वैसे उसके पैरेलल में वाइब्रेट करती हुई जा रही है। दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द मटीरियल इन द डायरेक्शन ऑफ। अब ये क्या करती हैं, ये मैटर पे ना, मतलब जहाँ से भी जा रही हैं तो उसी पे ये प्रेशर भी लगाती हैं, लगाते हुए चलेंगी। इसका रिजल्ट क्या होता है? डेंसिटी, इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस इन मटेरियल। तो इसकी वजह से डेंसिटी में डिफरेंस जो है मटेरियल में, उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगी, स्क्वीजिंग होगी। स्ट्रेच स्क्वीज करेगा, ठीक है। पी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर। बाकी जो तीन है परपेंडिकुलरली वो जो है वाइब्रेट करती है, ठीक है। दैट इज परपेंडिकुलर, ओके। तो ध्यान रखना कि पी वेव स्ट्रेच करता है, स्क्वीज कर रहा है, और ये कैसे जा रहा है? पैरेलल जा रहा है, और वहीं पर ये परपेंडिकुलरली जाता है। कौन सी? बाकी की जो तीन वेव्स है, ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे। The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Vertical plane पे ये perpendicular कर रहा है, hence they create trough and crest. तो trough and crest आपको याद होगा कि ये इस तरह से ये trough and crest बनाता है। और surface waves are considered to be the most damaging waves.
तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो करती हैं वो सरफेस वेव्स ही करती हैं। बात करते हैं शैडो जोन की। शैडो जोन वो जोन होता है जहाँ पर ये इनका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ से ये आपकी जो वेव्स हैं ये ट्रैवल नहीं कर रही हैं। तो चलिए ज़रा उसकी बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक्स वेव्स जो है ना ये रिकॉर्ड करते हैं हम सिस्मोग्राफ पे, आपको पता ही है ना। और ये लोकेट कहाँ करता है? एट फार ऑफ लोकेशंस। हाउएवर दे एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर ये वेव्स रिपोर्ट नहीं की जाती, उसे ही हम कहते हैं शैडो जोन। और अगर हम स्टडी करें डिफरेंट इवेंट्स की तो उससे हमें क्या पता कर चलता है, मतलब जब आपके अर्थक्वेक्स आए हैं ना, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको क्या पता चलता है? एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन्स। तो आपको डिफरेंट शैडो जोन्स के बारे में पता चलता है। तो फिगर 3.2 में कह रहे हैं ए और बी जो हैं वो आपको शो करते हैं शैडो जोन ऑफ पी और एस वेव्स का। तो एक बार अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये पी का जोन है, शैडो जोन। ओके, क्लियर है? तो 105 से 145 डिग्री के बीच में इनका क्या है? शैडो जोन है, 105 से 145 डिग्री के बीच में। ठीक है जी, तो चलें आगे। हाँ, तो हम चलते हैं कि ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है शो करता है शैडो जोन ऑफ पी और एस वेव्स का। और हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सिस्मोग्राफ जो अब लोकेट करता है डिस्टेंस को विद इन 105 से डिग्री से फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स, कि जहां से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां से 105 डिग्री तक के एंगल तक तो पी और एस दोनों वेव्स आ रही हैं। हाउएवर सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, और वही चीज वो 145 डिग्री से आगे भी देख रहा है कि क्या, कि पी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, बट नॉट दैट ऑफ एस वेव्स। लेकिन एस वेव्स के बारे में ऐसा नहीं है। थर्स जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज अ शैडो जोन। अभी हमने फिगर देखा तो मैंने आपको बताया था कि 105 से 145 तक क्या है? शैडो जोन है दोनों वेव्स के लिए। दोनों तरह की वेव्स यहां से ट्रेवल नहीं करती। एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव। एक बात का ध्यान रखें, 105 डिग्री से, मतलब जहां से आप उस वेव को माप रहे हैं, देख रहे हैं, वहां से 105 डिग्री तक आपको एस वेव दिख रही है, लेकिन उसके पूरे बाद में आपको एस जो वेव है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि शैडो जोन जो है ना एस वेव का वो ज्यादा बड़ा है पी वेव से। क्यों? क्योंकि पी वेव का तो सिर्फ कहां था? 105 से 145 था, लेकिन एस का कहां से है? 105 से आगे वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर एज ए बैंड। ये बैंड दिख रहा है आपको अर्थ पे, कहां पे? 105 से 145 डिग्री तक फ्रॉम द एपिसेंटर से। और शैडो जोन जो एस वेव्स का है इज नॉट ओनली लार्जर, ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है इन एक्सटेंड, बट इट इज ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये सिर्फ आपके अर्थ सरफेस पे 40% पे एरिया पे ही आपको ये दिखाई देगा। You can draw the shadow zone for any earthquake provided you know the location of the epicenter। अगर आपको एपिसेंटर पता है तो ये कह रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि 105 से 145 डिग्री तक आपको पी वेव्स नहीं दिखाई देंगी और 105 से आगे आपको एस वेव्स नहीं दिखाई देंगी, तो और आपको अगर पता हो कि कहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो आप पूरा ये जोन बता सकते हैं कि इसका कहाँ पर क्या इफेक्ट होगा और कहाँ पे उसका शैडो जोन होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो शैडो जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको एपिसेंटर पता हो। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि अर्थक्वेक्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मोस्ट कॉमन जो आपका अर्थक्वेक होता है ना वो है आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो आपके फॉल्ट्स के बीच से आ रहा है ना। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, की रॉक्स आपकी अलग हुई हैं, स्लाइड की हैं, जिसकी वजह से आपके फॉल्ट में जो आपके वाइब्रेशन हुए उसकी वजह से आपका हुआ है। दूसरा है स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक, जिसे हम वोल्केनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं। कि क्या है, जहां पर भी एक्टिव वोल्केनो है ना, वोल्केनो आएगा तो उसके साथ साथ आपका क्या अर्थक्वेक भी आ रहा है, तो दूसरा आपका ये हो जाता है। ओके, अब ये फिगर तो हम देख चुके हैं। ओके, आप एक बात का ध्यान रखना कि ये क्या है, ये पी वेव्स वाला था कि पी वेव्स की फिगर क्या है कि भाई आपका जो 105 से 145 डिग्री तक है उसमें क्या है आपका वो पी का शैडो जोन है, और एस का क्या है 105 से बियॉन्ड आगे पूरा ही ये क्या है, ये इसका शैडो जोन है। तो ये फिगर भी आपको समझ में आ गई होगी। तो पी और एस का इन्होंने अलग से दिया हुआ है। चलते हैं आगे।
फॉल्ट्स के पास जो है आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और दूसरा क्या है कि जहां पर भी वोल्केनोज आ रहे हैं वहां पर आपका अर्थक्वेक आएगा। तीसरा क्या है, जहां पर भी माइनिंग एक्टिविटी होगी ना वहां पर आपके अर्थक्वेक्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, माइंस कोलैप्स कर जाती हैं, माइनर ट्रेमोर्स आएंगे, तो इन्हीं को कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है जी, माइंस के पास वो जो अचानक से गिर जाता है, पूरा छत गिर गई, और इस तरह की वजह से जो शेकिंग होती है ना अर्थ में, उसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। एंड चौथा क्या है कि ग्राउंड शेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि या तो न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से या केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से, मतलब केमिकल एक्सप्लोजन हुआ है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, तो किसी एक्सप्लोजन की वजह से जब अर्थक्वेक होता है तो वो आपका चौथे तरीके का एक्सप्लोजन है। ठीक है जी। एंड पांचवें की तरफ चलते हैं। अर्थक्वेक जो क्यों आता है कि जहां पर भी लार्जर, जैसे हम डैम्स बनाते हैं तो ऑफकोर्स वहां पर लार्ज रिजर्वॉयर्स बनते हैं, है ना, तो लार्ज रिजर्वॉयर्स हैं, बहुत सारा पानी होल्ड करते हैं, तो जब आप बहुत सारा पानी होल्ड करोगे तो ऑफकोर्स वहां पर प्रेशर पड़ेगा। आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, तो उसके वो एरिया भी काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये 5 समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था फॉल्ट्स के पास, दूसरा था वोल्केनो, एंड तीसरा अगर मुझे सही याद है तो माइनिंग, एंड फोर्थ था आपका जब हम केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, एंड पांचवा क्या है, पांचवा है आपका जब रिजर्वॉयर बनते हैं। तो ये 5 तरह के अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम मेजर करने की बात करें तो अर्थक्वेक के जो इवेंट्स हैं ना, ये आप जो मतलब इनको जो मापते हैं तो आप कैसे कर रहे हो, या इनको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की, मतलब किस तरह का शॉक आया है, कितनी इंटेंसिटी का शॉक आया है। तो मैग्नीट्यूड स्केल पे अगर हम देखें तो इसको हम किस पे मापते हैं, इसे मापते हैं अर्थक्वेक, मतलब कि कितने मैग्नीट्यूड का कथा है, कैसा है, तो ये रिचर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है जी, किस पे मापा जाता है, रिचर स्केल पे। बचपन से 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी, मतलब कितनी अर्थक्वेक जब आया तो कितनी एनर्जी रिलीज की है, तो इसको जो हम मापते हैं ना 0 to 10 के स्केल पे मापते हैं। तो इंटेंसिटी जो आप माप रहे हैं ना, तो इसे मर्कली या इटालियन सिस्मोग्राफिस्ट जो है उसके नाम पर नाम दिया गया है इसको। तो इंटेंसिटी जो है ना आपके स्केल की, तो ये टेक्स इनटू अकाउंट द विजुअल डैमेज की, मतलब कितना इंटेंस आपका ये अर्थक्वेक था, उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई कितना आपका डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता चलता है। तो इंटेंसिटी को हम 1 to 12 देख रहे हैं कि कितनी इंटेंसिटी का है। तो देखिए जब आपका अर्थक्वेक आएगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले कुछ आपके इमीडिएट जो हैजर्डस इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के, ग्राउंड शेक होगा, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स हो जाएंगे, लैंड और मड स्लाइड हो जाएगा, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, गाद वाद होती है ना, ग्राउंड लर्चिंग हो जाएगी, अवलांचेज हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फ्लड आ जाते हैं, डैम लेवी फेलियर हो जाएगा, फायर मतलब आग भी लग सकती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ऑब्जेक्ट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं, और सुनामी तक आ जाती है। ठीक है जी। तो पहले 6 जो हैं of the first 6 listed above have be some bearing upon landforms, तो ये तो आपके लैंडफॉर्म में मतलब इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बाकी जो उसके 6 से 12 तक हमने देखे हैं, while others may be considered the effect causing immediate concern of to the life, मतलब इसकी वजह से क्या है कि आपके लाइफ को अचानक से मतलब काफ़ी नुकसान होगा, लाइफ को होगा, प्रॉपर्टी को होगा, जो भी उस रीजन में होंगे उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। सुनामी का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो ये कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ सुनामी जो है ना वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशियनिक वाटर एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। तो सुनामीज जो क्या है वेव्स को जनरेट करते हैं, वेव्स को जनरेट करते हैं तो क्या होता है बाय द ट्रिमोर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ, मतलब वेव्स की वजह से जो आपका टर्मोर आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ये अर्थक्वेक की वजह से नहीं है, अर्थक्वेक की वजह से वेव्स जनरेट हुई पानी में, वो जो वेव्स जनरेट हुई वो भी काफ़ी घातक हो जाती हैं। तो थो द अर्थक्वेक एक्टिविटीज लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड, मतलब अर्थक्वेक तो कुछ सेकंड के लिए रहता है, इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग, मतलब काफ़ी डिवास्टेटिंग इसका इफेक्ट होगा। और ये मैग्नीट्यूड स्केल पे अगर देखें तो ये 5 से तो ज़्यादा ही होता है, तभी रिचर स्केल पे अगर 5 से ज़्यादा है तो ही ऐसा होता है। अब आपका जब सुनामी आया तो क्या क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर आप नुकसान देख सकते हैं। ये मरीना बीच जो है इंडिया का, वहाँ पर ये नुकसान दिखाया गया है, और ये आपका व्यू है एक डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप टाइडल वेव का थाईलैंड में, और उसी तरह से टाइडल वेव का आपका इंडोनेशिया में दिखाया गया है कि ये क्या इंडोनेशिया में कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये डेब्रीज पे चल रहे हैं लोग, जब आपका टाइडल मतलब कोस्टल एरिया जो श्रीलंका में था कोलंबो में, वहाँ पर टाइडल वेव्स की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाया गया। तो यहाँ आप देखें ये यहाँ पर ये पूरे रीजन में दिखाया गया ना, ये हाँ, तो ये पूरे रीजन को इसने इम्पैक्ट पे डाला था। ओके, 10,000 से ज़्यादा डेथ हुई थी।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स अकरेंस, तो अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजर्ड है, मतलब नेचुरली आता है, मैनमेड तो नहीं है। इफ अ ट्रेमोर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस इट कैन कॉज हैवी डैमेज ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा घातक होगा उतना लाइफ को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पूरे ग्लोब में आपको मेजर शॉक्स देखने को मिलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये आपके आता रहता है। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं कि अर्थक्वेक जो है या वोल्केनो जो है इनके बारे में। तो कह रहे हैं कि कुछ डिटेल्स हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और अगर हम क्वेक्स के बारे में बात करें तो हाई मैग्नीट्यूड का अगर हम देखते हैं तो वो 8 से प्लस होता है, और ये क्वाइट रेयर देखने को मिलता है कि 8 प्लस आए। और जब ये आता है ना तो क्या होगा, मतलब 8 प्लस तो कभी आपको साल 2 साल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और जो छोटे टाइप के हैं वो तो आपको हर मिनट मतलब कहीं ना कहीं आ ही रहे होते हैं। ठीक है जी। आपके अर्थ के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि उसकी स्टडी के लिए डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपने देख लिया अर्थक्वेक, वेव्स, सिस्मिक वेव, मैग्नेटिक देखा आपने। तो उसी में हम ये अर्थक्वेक्स की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो देखिए सबसे ऊपर का जो है वो क्या है, वो क्रस्ट है। सॉलिड पार्ट जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट जो है वो है क्रस्ट। ठीक है। और ये ब्रिटल है नेचर में। थिकनेस जो है क्रस्ट की वो भी वरी करती है, जैसे ओशियानिक में कितनी होगी और कॉन्टिनेंटल कितनी होगी। ओशियानिक क्रस्ट जो है वो थिन है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ी क्या है, थिक है। मीन थिकनेस की अगर हम बात करें ओशियानिक क्रस्ट की तो ये क्या कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर है, और जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 30 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हम देख भी रहे हैं कि वो काफ़ी थिकर है। तो अगर हम जहाँ पर मेजर माउंटेन सिस्टम है ना तो वहाँ पर तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर थिकनेस आपको देखने को मिलेगी इसकी क्रस्ट पे, किसकी, हिमालयन रीजन में जैसे आप देखते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सबसे बाहरी जो है वो क्या है, वो है क्रस्ट। आपके ओशियंस में 5, कॉन्टिनेंटल में लगभग ये 30 किलोमीटर इसकी मीन थिकनेस रहती है। अगर हम जहाँ पर भी आपके माउंटेन्स है उस रीजन में देखो तो ये 70 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने इतना ही देखा। चलते हैं आगे मेंटल में। मेंटल की अगर हम बात करें तो आपका जो अर्थ है ना हम 3 तरह से देखते हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, देन मेंटल, और उसके बाद कोर। तो ये पिछला हिस्सा है मेंटल। ठीक है। तो मेंटल कहाँ है, ये इंटीरियर है किसके, क्रस्ट के नीचे वाले हिस्से को हम मेंटल कहते हैं। लेकिन इसकी एक्सटेंशन देखो, आपकी इसकी एक्सटेंशन लगभग 2900 किलोमीटर की है। कितनी है, मोर डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अपर पोर्शन जो मेंटल का है ना उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ये जो एस्थेनोस्फीयर है ना, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, वीक है ये, तभी यहाँ पर शेकिंग वगैरह होती रहती है। तो इट इज कंसिडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो देखिए मेंटल 2900 किलोमीटर का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर की अगर हम देखें तो कहाँ तक है, ये 400 किलोमीटर तक है। ठीक है जी। आगे अगर हम देखें तो यहाँ ये फिगर अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बात की क्रस्ट की, ये लगभग 100 किलोमीटर थिकनेस इसकी बता रहे हैं। और हमने बात की यहाँ से यहाँ तक है आपका मेंटल। तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, वो है एस्थेनोस्फीयर, जो कि है आपका पूरा, अगर मेंटल की बात करें तो 2900 किलोमीटर का है। और उसके नीचे आता है कोर, जो कि अब टोटल आपका कितना हो गया है, 6378 किलोमीटर हो गया इन तीनों लेयर्स को मिला के। ओके। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं इट्स वे टू द सर्फेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो आपके क्रस्ट को और जो आपका एस्थेनोस्फीयर है उस लेयर को अगर आप मिला दें, क्योंकि अपर मोस्ट पार्ट तो मेंटल का वही था ना, इन दोनों को मिला दें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, याद रखना। और जो आपका लिथोस्फीयर है, आपका जो लिथोस्फीयर है उसके बारे में हम देख रहे थे। इसकी अगर हम रेंज की बात करें, थिकनेस जो है इसकी वो कितने, 10 से 200 किलोमीटर है। ठीक है जी। लोअर मेंटल एक्सटेंट जो है वो एस्थेनोस्फीयर से आगे वाली है। ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड है, सेमी मोल्टन है। ओके। चलते हैं कोर की बात करते हैं। कोर जो है इंडिकेटेड अर्लियर अर्थक्वेक, मतलब कह रहे हैं कि जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, अर्थक्वेक वेव्स जो हैं ये बताते हैं, अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज ये हमें बताती हैं कि एग्जिस्टेंस, मतलब कोर कैसा है, कोर भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, ये हमें बताता है कि अर्थ का क्या है, कोर है एक। कोर मेंटल बाउंड्री जो है ये कहाँ लोकेट करती है, एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 से आगे आपका क्या है, कोर शुरू हो जाता है। आउटर जो कोर है ना वो लिक्विड स्टेट है, आउटर कोर लिक्विड है, और जबकि इनर कोर क्या है, सॉलिड। आपको पता है सॉलिड जो है वो जो जितना डेंसर होगा वो अंदर होगा और उससे हल्के वाला ऊपर होगा, तो वही है। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर क्या है, सॉलिड है। कोर का जो अंदर का पार्ट है ना वो हैवी मटेरियल का बना हुआ है मोस्टली, और जो किससे बना हुआ है, निकल और आयरन का बना हुआ है। इसी को कहते हैं हम निफे। क्या कहते हैं, निफे। क्या कहते हैं,
निफे। Ni स्टैंड्स फॉर निकल और Fe फॉर फेरस, और फेरस किसके लिए होता है? आयरन के लिए। ओके, तो चलते हैं वोल्केनिक और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। तो आपने फोटोग्राफ्स देखा, पिक्चर्स देखी वोल्केनोज की, बहुत बार देखी होगी। तो कह रहे वोल्केनो जो है ना किसी जगह पर जब आता है तो वहाँ पर क्या होता है? गैसेस होगी, एशिज यानी राख होगी, मोल्टन रॉक होगी, मटीरियल लावा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ग्राउंड पे इखरा बिखरा मिलता है। तो वोल्केनो जो है इसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। जहाँ पर वोल्केनो आया उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वोल्केनो। अगर वहाँ से मटेरियल बाहर आ रहा है तो मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज, मतलब या तो मटेरियल वहाँ से बाहर आ रहा है या आएगा। तो अगर ऐसा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। जहाँ से अभी थोड़े दिन पहले या तो कभी वोल्केनो आया हो या आया है या आएगा, तो दैट इज एक्टिव वोल्केनो। लेयर्स बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। आपको ये भी पता है कि क्रस्ट से अंदर की लेयर क्या है? मेंटल है। इट हैज़ हायर डेंसिटी। आपको पता है कि क्रस्ट से जितना आप नीचे जाएंगे डेंसिटी हायर होती जाएगी देन दैट ऑफ द क्रस्ट। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जितना आप अंदर की तरफ जाओगे उतना हैवी मटेरियल आपको मिलेगा, है ना। तो मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन, लेकिन मेंटल की ना वीकर जोन है वो, उसे हम क्या कह रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं। क्यों? इट इज़ फ्रॉम दैट दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स देयर वे, क्योंकि यही वो वीक जोन है जहाँ से आपका जो मोल्टन जो मटीरियल है वो बाहर आता है। ठीक है, and find their way to the surface. The material in the upper mantle, जो आपका मटेरियल है अपर मेंटल पोर्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। वंस इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट, एक बार अगर ये क्रस्ट की तरफ आने लग गया और अगर ये सरफेस पे आ गया तो इट इज रेफर्ड टू एज ए लावा। मतलब अंदर है तो इसे कहेंगे मैग्मा, बाहर सरफेस पे आ गया तो इसे कहेंगे लावा। मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड, तो जो ग्राउंड पे मटेरियल आ रहा है, जैसे ये लावा फ्लो करके आ रहा है, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वो आती हैं पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट, गैसेस, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। तो ये सारी चीज़ें आपकी लावा के साथ साथ बाहर आती हैं। ठीक है जी। तो बात अगर आपने वोल्केनो की कर ली है कि भाई आपका वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो ये किस किस तरह से होता है ये भी ज़रा देख लें। तो वोल्केनोज को हम क्लासीफाई करते हैं कि इसका नेचर ऑफ इरप्शन कैसा है, कि किस फॉर्म में ये डेवलप हो रहा है, किस फॉर्म में डेवलप होकर सरफेस पे आएगा। तो उसके बेस पे हम इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करें। तो मेजर टाइप ऑफ वोल्केनोज है वो है सबसे पहले शील्ड वोल्केनो। क्या है? शील्ड वोल्केनो। पिक्चर भी आपको दिख रही होगी। यहां पर क्या है? बेरिंग द बसाल्ट फ्लोज, द शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे जितने भी वोल्केनोज आ रहे हैं इनमें ये क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। जैसे आपका हवाईयन वोल्केनो है, ये क्या है? काफी फेमस है शील्ड वोल्केनो के लिए। हवाईयन वोल्केनो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, शील्ड वोल्केनो का। ये जो वोल्केनो है ना, ये क्या होता है? मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट। किसका बना होगा? बसाल्ट का। ये एक टाइप का लावा होता है। जब आपका इरप्शन के बाद फ्लूइड के साथ जो बाहर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है? बसाल्ट आ रहा है। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप। ये स्टीप नहीं होंगे। ठीक है, दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। अगर वेंट जहां से मतलब जिस पाइप मैं कह सकती हूँ या जिस गलियारे से ये बाहर आ रहा है ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर पानी चला गया है तो फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप, दे बिकम एक्सप्लोजिव। इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। क्यों? किसी तरह से वाटर इसके अंदर वेंट के अंदर चला गया है। अदरवाइज क्या है? दे आर कैरेक्टराइज बाय लो एक्सप्लोजिवली। अदरवाइज में एक्सप्लोजन का कोई चांस नहीं होता है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन। तो इसमें से लावा कैसे आ रहा है? जैसे फाउंटेन से कुछ निकल रहा हो, फ्लो करके पानी आ रहा हो, इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट ऑफ द कोन। अब देखिए यहां से निकला और ऐसे करके बिखर गया है। ठीक है जी, ऐसे करके बिखर गया है तो कोन शेप में आ रहा है। थ्रो आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू द सिंडर कोन। तो एक कोन की तरह, सिंडर कोन की तरह ये बनाता है। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं आप? ये यहां से निकला और यहां पूरे में जमा हो गया। ओके, ये चारों तरफ। ठीक है जी, तो इस तरह की ये आपकी फॉर्मेशन होती है शील्ड वोल्केनो की। दूसरा चलते हैं, कंपोजिट वोल्केनो की बात कर लेते हैं। ये वोल्केनो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना कि इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा, लावा देन बसाल्ट, मतलब बसाल्ट से ज्यादा चिपचिपा है और थोड़ा ठंडा भी है। दीज वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन द एक्सप्लोजिव इरप्शन। एक्सप्लोजन हुआ और इरप्ट हो गया। तो इसमें लावा के साथ साथ और क्या क्या आ रहा है? तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेज, वो भी ग्राउंड पे आ जाता है। और जो मटेरियल जो एक्यूमुलेट होगा ना, तो
वेंट के आसपास विसिनिटी में होगा, इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। तो ये आ रहा है और ये लेयर्स में आता जाएगा और जमा होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विस्कस से छिपा है तो बस धीरे धीरे आ रहा है, एक्सप्लोड हो गया, धीरे धीरे आ रहा है, एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयर एज कंपोजिट वोल्केनो। तो ये बड़ा सा आपको दिखाई देने लगता है क्योंकि लेयर्स में बार बार आ रहा है, गिर रहा है, तो ये आपको कंपोजिट वोल्केनो का ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। कॉल्डेरा की बात कर लेते हैं। ये मोस्ट एक्सप्लोजिव है अर्थ पे, जितने भी आपके दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो, ज्यादा सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव है। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, मतलब ऐसे इरप्ट होगा और खुद को ही कोलैप्स कर देगा, ये इस तरीके से होता है। रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर, तो ये खुद ही कोलैप्स होकर ऐसे करके उड़ जाता है कि ये कोई स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा नहीं हो पाता। द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कॉल्डेरास, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं कॉल्डेरा कहते हैं। ये देख रहे हैं कॉल्डेरा, कॉल्डेरा की पिक्चर नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, हाँ, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाया इसलिए इन्होंने कोई पिक्चर भी नहीं दी है, ठीक है। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइज द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज, कि मतलब आपका ये जो मैग्मा के चैम्बर से जो लावा आया इससे ज्यादा ही नहीं था, बट इट इज ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी, मतलब विसिनिटी भी इसकी काफी क्लोज थी, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ कि सब इसने अपने आप को ही पूरा खत्म कर दिया और कोई शेप ये नहीं ले पाया। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, तो चलिए फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की बात कर लेते हैं। दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, मतलब फ्लूइड की तरह लावा आ रहा है, दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए जो जितना फ्लूइड होगा वो उतना ज़्यादा फैलेगा और जितना ज़्यादा फैलेगा वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बसाल्ट लावा फ्लो, तो इस वजह से क्या हुआ ना, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में ये फैल जाता है। देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज, और ये नहीं कि एक बार फ्लो हुआ, बार बार फ्लो होके उसमें से निकल रहा है, विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो फैलता जा रहा है और थिकनेस उसकी मोटी होती जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो है 50 मीटर से भी ज्यादा इसकी थिकनेस हो जाती है। तो इंडिविजुअल फ्लो में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, तो ये इतना फ्लो करके इतना दूरी तक जा रहा है कि कई 100 किलोमीटर तक चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू, आपको पता है महाराष्ट्र प्लेट्यू का ज्यादा इसने एरिया कवर किया हुआ है, और आर अ मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट, कि भाई इससे भी ज्यादा एरिया को इसने ट्रैप किया हुआ था। बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज की। हमने ये तो देख लिया कि अर्थ पे क्या क्या, मतलब आपके जो क्रस्ट पे किस तरह की फॉर्मेशंस हो रही हैं। अब एक बात करते हैं कि ये जो आपका ओशियन है ना, इसके बीच में भी आपका वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है और कंटिन्यूस होता रहता है। तो ये जो वोल्केनोज है ना, ये कहाँ पर होते हैं, ये वोल्केनो इरप्शन हो रहा है आपके ओशियानिक एरिया में। एक सिस्टम है क्या, मिड ओशियानिक रिज, जो लगभग 70,000 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, पूरे ओशियानिक बेसिन में आपको ये देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल पोर्शन में आपको देखने को मिलता है, क्यों, लावा इरप्शन हो रहा है और दोनों तरफ फैल रहा है, तो इसलिए सेंटर में आपको ये देखने को मिलता है। तो द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन, और यहाँ पर इरप्शन होता रहता है, बीच में इरप्शन हो रहा है और दोनों तरफ ऐसे करके प्लेट फैलती जा रही है, ऐसे फैलती जा रही है, ऐसे फैलती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो जितना दूर पे देखोगे ना, जितना इस सेंटर से आप दूर पे देखोगे, उतना वो ज़्यादा एज का होगा वो जो मटीरियल होगा, और जितना इसके क्लोज होगा ना सेंटर के रिज के, उतना वो नया होगा, ठीक है। तो द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन, और इसको कहने की हम आगे वाले चैप्टर्स में और डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे थे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। देखिए वोल्केनो इरप्शन हुआ सरफेस के ऊपर, तो किस तरह से बनेगा ये तो हमने देख लिया। अर्थ के अंदर भी कई बार ये किस तरह की फॉर्म्स बना लेता है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें ना इतना प्रेशर नहीं था कि ये बाहर आ पाए, तो बाहर नहीं आ पाएगा तो अंदर ही जम जाएगा, तो अंदर भी ना ये डिफरेंट शेप्स में जम जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि कौन कौन सी शेप में जमता है। कि लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक, तो जब वो लावा इरप्ट हुआ, ठंडा हुआ, तो इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है जी। द कूलिंग मे टेक्स प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सरफेस, तो कई बार ये जो कूलिंग होती है ना, ये आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंच के हो रही है, और कई बार क्या होती है कि लावा जो क्रिस्टल पोर्शन में है, अंदर ही है, वहीं पर जम गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ लावा, इग्नियस रॉक्स को हम किस में क्लासीफाई कर रहे हैं, वोल्केनिक रॉक्स में। तो जब आपके सरफेस पे हुई तो वोल्केनिक रॉक्स हुई, और प्लूटोनिक रॉक्स क्या है कि उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स कह रहे हैं, जो कि क्रस्ट के अंदर हैं, ठीक है। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन, तो क्रिस्टल पोर्शन के अंदर ही जब वो कूल हो रहा है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले लेता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। ठीक है, बाहर आया शेपली, वो तो हमें दिखा। अंदर भी जब ये शेप ले लेता है, इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता कि ये बाहर आके इरप्ट हो, तो कई बार ये अंदर ही कूल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म। तो इसके कुछ फॉर्म्स इन्होंने यहां पर दी हुई है, देख रहे हैं आप। ये है बैथोलिथ, ये है आपकी डाइक लंबी सी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है सिल, ये लैकोलिथ, देख रहे हैं थोड़ा सा माउंट सा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तो बाहर आके जैसे ये आपका कंपोजिट वोल्केनो बन गया था, है ना, ये आपका लावा मेसा है, ये सिंडर कोन बन गया है कोन की तरह, ये आपका ऐश कोन विद डोम की तरह बन गया है। ये तो बाहर वाले हैं, ये सारे आपके ऊपर वाले हैं। ठीक है जी, और यहाँ ये आपके नीचे वाले हैं। तो चलिए जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आगे बढ़े तो सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, देखिए, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटीरियल। आपका मैग्मेटिक मटीरियल था, मैग्मा वाला जो मटीरियल था वो अंदर ही कूल हो गया डीपर डेप्थ में ऑफ द क्रस्ट, और ये इसने एक लार्ज डोम की शेप ले ली है। किसकी शेप ले ली है, डोम की, तो इसे कहते हैं बैथोलिथ। ये सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं, डोम की शेप ले ली है। ठीक है जी, अंदर ही जम गया है। ओके, कोई इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, डोम की शेप ले ली, अंदर ही जम गया। दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डिन्यूडेशनल प्रोसेस। अगर मान लीजिए डिन्यूडेशनल हुआ, इरोजन हुआ, लंबे टाइम तक होता रहा, तो कभी हो सकता है कि वो अंडरलाइन मटेरियल आपको दिख जाए कि बैथोलिथ ऐसे जमा हुआ है। दे कवर लार्ज एरियाज, ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। एंड एट टाइम्स एज्यूम डेप्थ दैट में भी सेवरल किलोमीटर, और ऐसा हो सकता है कि ये कई किलोमीटर की डेप्थ में ऐसे ये फैले हैं। और ये क्या होती है, ये ग्रेनाइट बॉडीज होती हैं, और बैथोलिथ जो है ना, ये कूल्ड पोर्शन है मैग्मा चैम्बर के। ठीक है जी, बात करते हैं बैथोलिथ के बाद लैकोलिथ। ये भी डोम शेप है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा ऊपर है। दीज आर लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक। तो ये किससे कनेक्टेड है, पाइप लाइक से। कंड्यूक्ट फ्रॉम बिलो, इट रिजेंबल द सरफेस वोल्केनिक डोम्स। आपके सरफेस पे जैसे डोम्स होते हैं ना, उसी जैसे आपका कंपोजिट वोल्केनो का डोम होता है, वैसा ये आपको उसको रिजेंबल करेगा। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। बस डिफरेंस क्या है कि आपके कोन वाले ऊपर बन रहे थे सरफेस के, ये आपके अर्थ के सरफेस के नीचे हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस। कि मतलब ये इसको रास्ता नहीं मिला कि बाहर जाके ये फट सके। कर्नाटक का जो प्लेट्यू है इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैकोलिथ और बैथोलिथ। तो यही आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कर्नाटक के किसके, डोमल हिल्स को आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लैकोलिथ दिखाऊं, तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये वेंट से बाहर आते हुए यहाँ पर ये जम गया है। ओके, तो ये क्या है, लैकोलिथ। ठीक है जी, तो हमने अभी तक देखा बैथोलिथ और लैकोलिथ। चलते हैं आगे, हमने किया बैथोलिथ, लैकोलिथ। अब करते हैं लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स। नाम अच्छे है ना, लेपोलिथ की बात करते हैं। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, लावा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, अ पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आ गया है। वेयर एवर इट फाइंड्स अ वीक, मतलब वीक प्लेट इसको जहां पर मिली वहां पर ये फैल गया। ठीक है, इट मे बी रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हो सकता है कि डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिले। इन केस इट डेवलप इनटू अ सॉसर शेप, अगर ये सॉसर की शेप में आ गया, सॉसर प्याला, तो कॉन्केव टू द स्काई बॉडी। ठीक है जी, तो इट इज कॉल्ड लैपोलिथ। अगर ये सॉसर शेप में है तो हम इसे क्या कहेंगे, लैपोलिथ कहेंगे। A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of synclines or at the top of anticline in folded igneous country. Such wavy material have a definite conduct of to source beneath in the form of magma chamber, subsequently developed as batholith. These are called फैकोलिथ। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, फैकोलिथ कह रहे हैं। तो देखिए, सॉसर शेप में है तो लैपोलिथ, और बैथोलिथ क्या है, वेवी टाइप में है, मटीरियल वेवी टाइप में है। क्या इसको यहां दिखाया हुआ, तो एक बार देख लें। नहीं, यहां पर ये आपको दिखाया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। सॉसर शेप में है और दूसरा क्या था, वो वेवी में है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमने देखा सॉसर शेप, तो वो है लैपोलिथ, ध्यान रहेगा, सॉसर शेप, लैपोलिथ। और दूसरा हमने क्या देखा, वेवी मटेरियल है, तो वो चैम्बर्स में ही जमा हो गया, तो वो क्या है, फैकोलिथ। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल बॉडीज जो हैं,
ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल। हॉरिजॉन्टल को हम क्या कह रहे हैं? सिल। ठीक है, वेव्स में था तो हमने क्या कहा है? फेकोलिथ। और फिर इसमें किसमें है आपका सिल क्या है? सिल या फिर शीट। ज्यादा पतला है तो शीट और थोड़ा मोटा होगा तो सिल। ओके, हॉरिजॉन्टली। तो ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। थिनर वंस आर कॉल्ड शीट, ओके, एंड वाइल द थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सिल्स। बात करते हैं डाइक्स की। व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स, अब ये क्रैक्स से बाहर आ रहा है, एंड द फिशर्स डेवलप इन द लैंड, लैंड में ही फिशर्स आपके डेवलप हो गए। इट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट प्रिपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये प्रिपेंडिकुलर ही जो है आपका इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से शेप ले ले, तो ये क्या होगा? तो हम इसे कहेंगे डाइक्स। इन द लैंड इट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे, थोड़ा ऐसे भी तिरछा भी हो सकता है। इट गेट कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये वॉल की तरह, स्ट्रक्चर की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स। तो इनको हम कहते हैं डाइक्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स इन दी वेस्टर्न महाराष्ट्र। आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी देखने को मिलेंगी, और इनको फीडर्स कहा जाता है फॉर द इरप्शन दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्रैप। और ये फीडर का काम करती है डेक्कन ट्रैप में, जिसकी वजह से आपका डेक्कन ट्रैप जो है मतलब बना और उसका जो इरप्शन हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले डाइक्स देखा हमने, सॉसर शेप देखी। सॉसर शेप को क्या कह रहे थे? लैकोलिथ, लैपोलिथ, लैपोलिथ। और फिर हमने देखा सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन में हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं फैकोलिथ, और बिल्कुल पतली है तो शीट, और थोड़ी मोटी है तो सिल, और डाइक परपेंडिकुलर थी। हमने सबसे नीचे देखा था बैथोलिथ, बैथोलिथ जो अंदर ही पूरा जम गया था, और हमने देखा ये स्टॉक। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है जी, यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। एंड आई होप कि ये चैप्टर समझने में मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।